नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब और यूपी विधानसभा चुनावों के मतदान की। यूपी में चौथे चरण के लिए तेज होते प्रचार की। जानेंगे पंजाब में मतदान से पहले कैसे मुसीबत में फंस गई आप। हिजाब विवाद ने यूपी में कैसे बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। बात करेंगे एनडीए से दूर जाते नीतीश कुमार की, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की बढ़ती आशंका की, और बुलेटिन के आखिर में बात टीम इंडिया में हुए बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में मतदान से पहले अफगानिस्तान से लौटे हिंदू सिखों से मिले पीएम मोदी। तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान लौटे हिंदू सिखों ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। कोरोना के केसों में लगातार गिरावट को देखते हुए यूपी सरकार ने कम की पाबंदियां। यूपी में अब रात का कर्फ्यू हुआ खत्म, दुकानें खुलने की बंदिशें भी हुई समाप्त। झूठे वादे करने वाली पार्टियों की सदस्यता समाप्त करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर। सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल की पीआईएल। चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग। चुनावों में मुफ्त योजना का वादा करने वाले जीतने के बाद नहीं निभाएं वादे तो जब्त हो सिंबल। भारत और यूएई के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कारोबार पहुंचेगा 100 अरब डॉलर। 10 लाख नौकरियों के होंगे मौके। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पंजाब की 117 और यूपी की 59 सीटों पर कुछ ही घंटे बाद मतदान शुरू होने वाला है। पंजाब में कांग्रेस तो यूपी में बीजेपी की सत्ता दांव पर लगी हुई है। कई दिग्गजों की किस्मत कल रविवार को मतदाता ईवीएम में लॉक कर देंगे। तीसरे चरण में यूपी की 13 सीटों को अति संवेदनशील करार दिया गया है। यूपी में जिस तरह से उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़े हैं, उसके बाद प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण चुनाव कराना बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में मतदान को लेकर प्रशासन की कैसी है तैयारी और किन किन दिग्गजों की किस्मत कल होगी ईवीएम में लॉक, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक अचानक दिन में धूप जलाने लगी है। तापमान के तेवर जरा तीखे हो गए हैं, लेकिन ये गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है, बल्कि मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश चुनावों में महसूस हो रही है। और अब रविवार को पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये तपिश बढ़ने वाली है, क्योंकि सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हो जाएगा लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव। यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में 117 सीटों के लिए मतदान होगा। देश के सबसे बड़े सूबे में 16 जिलों की 59 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महुआ शामिल है। इन जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रमुख मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच है। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए अहम है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। वहीं ये चुनाव समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी, जहां से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव मैदान में हैं। यहां से उनके खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस चुनाव को जीतने के लिए अखिलेश ने पूरा दम लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस ने भी अपना किला बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। 117 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव में 93 महिलाओं सहित कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवत मान, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल शामिल है। इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। अब देखना होगा अब की बार कौन पड़ता है किस पर भारी। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब बात राजनीतिक दलों ने अपना पूरा फोकस यूपी पर लगा दिया है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी हर दल का दिग्गज यूपी में डेरा डाल चुका है। आज यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री की सभाएं थी, तो अखिलेश यादव ने भी सपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रियंका ने रायबरेली में मोर्चा संभाला, तो योगी आदित्यनाथ भी पूरे दमखम से मैदान में कूद पड़े। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में कल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार का बिगुल भी बज चुका है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में एक दूसरे को मात देने के लिए सियासी दल एक दूसरे की नाकामियों को गिनवाने में लगे हुए हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी मामला उठाते हुए बीजेपी की घेराबंदी की। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी मामले को आजाद भारत में जलियांवाला बाग मामला बता दिया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड आजाद भारत में जलियांवाला बाग कांड की तरह हुआ है, जिसमें किसानों को कुचल दिया गया। वहीं बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रायबरेली में थी। रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का वादा किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि आधी आबादी की बात पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? महंगाई और समाज का बोझ कौन उठाता है? ये लोग सोचते हैं कि महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दो और वो खुश हो जाएंगी। योगी सरकार पर निशाना साधने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। अंबेडकर नगर में पार्टी का प्रचार करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की सरकार में यूपी की जनता को कुछ नहीं मिला। प्रदेश में विकास एक व्यक्ति विशेष और एक समुदाय तक सीमित रह गया है। बीजेपी के साथ साथ मायावती के निशाने पर सपा और कांग्रेस भी थी। उन्होंने कहा कांग्रेस दलितों के वोटों के खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। वहीं सपा की सरकार में प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण खत्म कर दिया गया था। एक और विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा है तो बीजेपी के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा आतंकवाद को सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर भी साफ नहीं कर सकती हैं। इसे केवल बीजेपी ही समाप्त कर सकती है। यूपी में चौथे चरण के लिए कल जब चुनाव प्रचार पूरे उफान पर होगा, उस समय आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ रही होंगी, क्योंकि आपको इस बार पंजाब से बहुत उम्मीदें थी और कल पंजाब में सभी सीटों पर मतदान है। चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खुलासा किया, उससे आप मुश्किल में घिर गई है। केजरीवाल लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई का असर ज्यादा दिख नहीं रहा है। मुश्किल में फंसे केजरीवाल ने आज एक बार फिर सफाई दी है। तो क्या कहा केजरीवाल ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कल पंजाब में लोक पर्व है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 5 साल के लिए अपने हुक्मरानों को चुनेगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कुमार विश्वास के एक बयान ने पंजाब की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अब इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस जमकर केजरीवाल को अपने निशाने पर ले रही है और अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मांग पर केंद्र ने आप और आतंकी संगठनों के साथ रिश्तों की जांच कराने की बात भी कह दी है। दरअसल आप के संस्थापक रहे कुमार विश्वास ने दावा किया था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम या खालिस्तान के पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं। उनके लिए सत्ता जरूरी है, इसके लिए वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं, चाहे वो खालिस्तान समर्थक ही क्यों ना हो। उनके इस बयान के बाद से पंजाब में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद खुद को घिरता देख केजरीवाल ने पहले तो कुमार विश्वास के आरोपों को एक कवि का हास्य व्यंग करार दिया था। लेकिन जब कुमार विश्वास ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल की 2 खासियतें हैं, पहला विश्वास के साथ झूठ बोलना और दूसरा विक्टिम कार्ड खेलकर ये दिखावा करना कि हर कोई उनके खिलाफ गिरोह बना रहा है, तो केजरीवाल को इस मामले में एक बार फिर से सफाई देनी पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि इन दिनों कई नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। आज वही आतंकवादी 12,400 स्मार्ट क्लासरूम दे रहा है। यह आतंकवादी बाबा साहेब का सपना पूरा कर रहा है। अब केजरीवाल के दावे सच हैं या कुमार विश्वास के, ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन इस मुद्दे ने पंजाब में आपको बैकफुट पर ला दिया है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल को मुश्किल में फंसा दिया है, तो कर्नाटक में तेज हुए हिजाब विवाद ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इसका असर यूपी चुनावों में दिखाई दे रहा है। हिजाब को लेकर एक तबका बीजेपी के खिलाफ जाता दिख रहा है, तो बीजेपी हिजाब का विरोध कर जिस बहुसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही थी, वो वर्ग हिजाब को लेकर बीजेपी के प्रचार में फंसता नहीं दिख रहा है। पहले CAA फिर किसान आंदोलन ने किस कदर बीजेपी के हौसलों को पस्त किया था, उसकी गवाही हरियाणा से लेकर बंगाल चुनाव के नतीजे देते हैं। अब यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव के बीच भी एक आंदोलन खड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं, जो हिजाब विवाद पर शुरू हो सकता है। दरअसल हिजाब को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध तेज हो चुके हैं। इन आंदोलनों को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे हट रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा में जब विपक्ष ने इस मसले को उठाया तो कोलार के सांसद S मुनिस्वामी को छोड़कर बीजेपी के ज्यादा सांसद चुप रहे। यहाँ तक कि तेजस्वी सूर्या, जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, वो भी चुप रहे। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक इस मामले में इशारों ही इशारों में विपक्ष को घेर जरूर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को डर है कि यह हंगामा आने वाले दिनों में
और बढ़ सकता है। इसका असर यूपी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी मौजूदगी है। सिर्फ पश्चिमी यूपी में 25 से 21% मुसलमान हैं। इसलिए बीजेपी को चुनावी मौसम में खासा डर सता रहा है, जो जायज भी है। अगर इस विवाद की चिंगारी CAA या फिर किसान आंदोलन की तरह भड़क उठी तो बीजेपी के जीत के सपने उसमें जल सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर हिजाब पर हंगामे को बीजेपी कैसे रोक पाती है। हिजाब यूपी में बीजेपी का हिसाब किताब बिगाड़ता दिख रहा है। इसलिए चुनावों में अब बीजेपी नेता भी इस मुद्दे से दूर भाग रहे हैं। हिजाब मामले को लेकर बीजेपी की सहयोगी JDU पहले ही रुख साफ कर चुकी थी कि बिहार के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। उनके लिए ये मुद्दा है ही नहीं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने ऐसे संकेत भी दिए जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच एक गुपचुप मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर ने शुक्रवार शाम को डिनर पर चर्चा की है। बिहार के CM नीतीश कुमार से जब दिल्ली में प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या प्रशांत किशोर से मेरा रिश्ता आज से है? मीटिंग के पीछे कोई विशेष मकसद नहीं है। JDU की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार के CM दिल्ली के दौरे पर हैं और वो इस दौरान कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरान अपने पुराने साथी रहे प्रशांत किशोर से भी CM नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार की माने तो ये मुलाकात सामान्य थी। हालांकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मतभेद के बाद ही JDU से अलग हुए थे। ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर से CM नीतीश की मुलाकात के सियासी गलियारों में चर्चाएं इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर 2024 के आम चुनावों के लिए एक नया समीकरण गढ़ना चाहते हैं। उनके पिछले कुछ महीनों में कई दिग्गज राजनेताओं से मुलाकात भी हुई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने विपक्ष को संकेत देते हुए कहा था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनानी होगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि तीसरे मोर्चे की परिकल्पना के साथ 20 फरवरी को मुंबई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात पर भी सभी की निगाहें हैं कि आखिर इस मुलाकात से क्या कुछ सामने आता है। इधर प्रशांत किशोर भी मोदी विरोधी खेमे को एकजुट करने में लगे हुए हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद मोदी सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। नीतीश कुमार ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है तो रूस यूक्रेन विवाद ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस बीच यूक्रेन में विद्रोही गुट भी सरकारी सेना पर भारी पड़ता दिख रहा है। अमेरिका की ओर से यहां तक दावा किया जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो कैसे हैं इस समय रूस यूक्रेन सीमा के हालात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन रूस विवाद के चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। तमाम देश दोनों देशों के बीच मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन मामला ठंडा होने के बजाय गर्माता जा रहा है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में जहां रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबारी जारी है, वहीं व्लादिमीर पुतिन ने आज परमाणु मिसाइलों के साथ व्यापक युद्ध अभ्यास शुरू किया। रूस की सेना ने शुक्रवार को ही इस अभ्यास का ऐलान कर दिया था। रूसी सेना ने ये घोषणा पश्चिमी देशों की उस आशंका के बीच की थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और ये आशंका थी अमेरिका की। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि रूस की सेना ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। नाटो सहयोगी देशों ने रूस के इस दावे को खारिज किया है, जिसमें उसने कहा है कि वो यूक्रेन की सीमा से सैनिकों को हटा रहा है। रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर करीब 1,50,000 सैनिक जुटा रखे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक बता रहे हैं। वहीं भारत भी अब खतरे को भांप चुका है और यूक्रेन में फंसे 18,000 भारतीयों को निकालने की योजना तैयार कर ली गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात टीम इंडिया में बदलाव की। लंबे समय से रन नहीं बना पा रहे भारतीय टेस्ट टीम के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के लिए अब आगे की राह बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय से इनका बल्ला खामोश चल रहा है, तो घरेलू मुकाबलों में भी दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाए हैं। इसके बाद अब उनकी टीम इंडिया से छुट्टी हो गई है। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम में इन दोनों को जगह नहीं दी गई है। श्रीलंका के खिलाफ T20 और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, तो
दोनों ही फॉर्मेट में टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, जबकि उप कप्तानी जसप्रीत बुमराह करेंगे। टेस्ट टीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को टीम में जगह नहीं मिली है। रहाणे से पहले ही टेस्ट टीम की उप कप्तानी छीन ली गई थी और अब टीम से भी उनकी छुट्टी हो गई है। पिछले 12 महीने रहाणे के चुनौतीपूर्ण रहे थे। 2021 में रहाणे ने 13 टेस्ट मैचों में 20.83 की निराशाजनक औसत से महज 479 रन बनाए थे। नतीजतन उन्हें खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भारत के उप कप्तान के रूप में हटा दिया गया था। अब टेस्ट टीम से भी उनकी फिलहाल के लिए छुट्टी हो गई है। रहाणे की तरह चेतेश्वर पुजारा का बल्ला भी लंबे समय से खामोश बना हुआ है। इसी के चलते उन्हें भी टीम इंडिया की जगह नहीं दी गई है। पुजारा रहाणे के अलावा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा भी टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। रहाणे और पुजारा की टीम में न होने का फायदा श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, शुभमन गिल को मिल सकता है। टीम में इन्हें जगह मिली है और इस बात की उम्मीद भी है कि 3 में से कम 2 को अंतिम 11 में भी जगह मिलेगी। T20 में विराट कोहली को आराम दिया गया। इसके अलावा टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।